नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, आज साइंस एंड टेक का आखिरी चैप्टर हम लोग करेंगे, जो कि है बौद्धिक संपदा अधिकार एवं डिजिटल अधिकार। इसके बाद साइंस एंड टेक ख़त्म हो जाएगा, जिसका प्लेलिस्ट बन चुका है, आप जाके देख सकते हैं सारी वीडियो जहाँ से। इसके अलावा इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट भी कंप्लीट हो चुका है, उसको भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बाकी जो जीके के पोर्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो सारी चीज़ें करेंगे हम लोग, तो जो कि लगभग 20 नंबर का है और 5 नंबर का आपका करंट अफेयर्स है, उसको कवर करेंगे बारी बारी से। उसके बाद फिर हिंदी और कंप्यूटर का भी नंबर आएगा। बाकी यूपीए स्पेशल बचता है, वो भी हम करवाएंगे। तो यहाँ पे डीआई छोड़ के लगभग सारी चीज़ें कराई जाएंगी, तो चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। और बाकी टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे डेली क्विज हो रही है और वहीं से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार एवं डिजिटल अधिकार। परिभाषा इसका सबसे पहले देखते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है औद्योगिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक और कलात्मक क्षेत्रों में बौद्धिक गतिविधियों के परिणाम को कानूनी अधिकार देना, ये इसका मतलब होता है। फिर से देखते हैं। तो बौद्धिक संपदा अधिकार यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर का अर्थ औद्योगिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक और कलात्मक क्षेत्रों में बौद्धिक गतिविधियों के परिणाम को कानूनी अधिकार देना है। अगला पॉइंट है इसमें, बौद्धिक संपदा किसी व्यक्ति के वैचारिक सृजन या डिज़ाइन सृजन के स्वामित्व को सुरक्षित रखता है। यह संपत्ति कानून में इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है। अगला पॉइंट आता है, यह व्यक्ति को उनके विशिष्ट रचनात्मक डिजाइन के लिए विशेषाधिकार देता है, जिसका अर्थ है कि कोई दूसरा व्यक्ति रचनाकार की अनुमति के बिना उस रचनात्मक डिजाइन का ना तो कॉपी कर सकता है और ना ही पुनः उपयोग कर सकता है। इसे संगीत, साहित्यिक और कलात्मक कार्यों, खोजों और आविष्कारों पर लागू किया जा सकता है। आगे देखते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्तियों को उनके बौद्धिक सृजन के लिए प्रदान किए जाते हैं। ये रचनाकार को एक निश्चित समय के लिए उसकी रचना के इस्तेमाल का अधिकार प्रदान करते हैं। भारत में आईपीआर वाणिज्य एवं उद्योग के अधीन औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा प्रशासित है। तो आईपीआर के बारे में देखते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण एक देश की वित्तीय नीति का एक अनिवार्य घटक है। तो बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण जो है किसी देश की वित्तीय नीति का अनिवार्य घटक है। यह व्यक्तिगत आविष्कारों और कंपनियों को उनके रचनात्मक प्रयासों के लाभ को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता देकर अनुसंधान, रचनात्मकता और तकनीकी नवाचारों को प्रोत्साहित कर सकता है। बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्व का संक्षेप में निम्नलिखित तरह से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो देखते हैं। आर्थिक विकास के लिए आईपीआर महत्वपूर्ण है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO, इसके अलावा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO आईपी हैंडबुक, आईपी कानूनों के लिए 2 कारण देता है। एक है रचनाकारों के नैतिक और आर्थिक अधिकारों को उनकी रचनाओं में वैधानिक अभिव्यक्ति देना और उन कृतियों के उपयोग के लिए जनता के अधिकारों के बारे में बताना। दूसरा है सरकार की सोची समझी नीतिगत कार्य के तौर पर रचनात्मकता और इसके परिणामों के प्रसार एवं अनुप्रयोग के साथ साथ न्याय संगत व्यापार को प्रोत्साहित करना, जिससे आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान मिले। अगला पॉइंट है, आईपीआर रचनाकारों या सृजकों को उनकी सृजित बौद्धिक संपत्ति से वित्तीय लाभ प्राप्त करने की अनुमति देता है। अगला पॉइंट देखते हैं। तो बौद्धिक संपदा कुछ प्रमुख वैश्विक समस्याओं का निर्णायक समाधान देने में जननी की तरह मदद करती है। उदाहरण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की आवश्यक दवा सूची को देखें तो उसमें सैकड़ों दवाइयाँ ऐसी हैं जो इंसान के बेहतर स्वास्थ्य के लिए हैं या जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, और ये दवा बनाने वाली कंपनियों के रिसर्च एवं डेवलपमेंट का नतीजा है और ये पेटेंट है।
अगला पॉइंट है वैसे ही कृषि के क्षेत्र में कंपनियां किसानों के लिए नए कृषि उपकरण बना रही हैं, जिससे उन्नत फसल के साथ साथ उसकी पैदावार में भी बढ़ोतरी हो सके और पर्यावरण पर दुष्प्रभाव भी ना पड़े। अगला पॉइंट आता है इसमें वैकल्पिक ऊर्जा और हरी प्रौद्योगिकी में आईपी संचालित खोजों से ऊर्जा सुरक्षा में सुधार और जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा आईपीआर नवाचार और उद्यमियों को प्रोत्साहित करता है। तो आईपीआर जो है ये नवाचार और उद्यमियों को प्रोत्साहित करता है। जोखिम और विफलता नवाचार अर्थव्यवस्था की जीवन संगिनी है। बौद्धिक संपदा अधिकार एक प्रकार से प्रोत्साहन की तरह होता है, जिससे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी नई प्रगति के लिए उद्यमी हौसला न हारें। तो ये हो गया आईपीआर के बारे में। अब देखते हैं बौद्धिक संपदा अधिकारों आईपीआर को मजबूत बनाने का महत्व क्या क्या है। क्या क्या महत्व है। ट्रेडमार्क आर्थिक प्रभाव देखते हैं। तो ट्रेडमार्क पेटेंट एवं कॉपीराइट सुरक्षा में 1% की वृद्धि से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई क्रमशः 3.8%, 2.8% और 6.8% तक बढ़ सकता है। यानी ट्रेडमार्क से एफडीआई 3.8%, पेटेंट से 2.8% और कॉपीराइट सुरक्षा से 6.8% तक एफडीआई बढ़ सकता है अगर इसमें 1% की वृद्धि की जाए। अगला है स्टार्टअप इकोसिस्टम। पेटेंट ग्रांट्स में वृद्धि भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम की तेज वृद्धि के साथ मेल खाती है। मार्च 2024 तक भारत में 1.25 लाख से अधिक स्टार्टअप मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। अगला पॉइंट है वैश्विक प्रतिस्पर्धा। पेटेंट फाइलिंग में बढ़ोतरी से यह संकेत मिलता है कि भारत नवाचार का प्रमुख केंद्र बन रहा है और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई खोजों को बढ़ावा दे रहा है। अगला है विविधता और समावेशन। भारत में महिलाओं द्वारा पेटेंट फाइलिंग की हिस्सेदारी 2021 के 10.2 से बढ़कर 2022 में 11.6 हो गई। ये बातें हो गई। अब अगला है बौद्धिक संपदा के प्रकार। बौद्धिक संपदा के प्रकार ये हम लोग देखते हैं। तो बौद्धिक संपदा के प्रकार भौगोलिक संकेतक जीआई। तो यह देश के किसी विशेष हिस्से में मूलतः उत्पन्न होने वाले या निर्मित होने वाले कृषिगत या प्राकृतिक या विनिर्मित उत्पादों के लिए प्रयुक्त होने वाला संकेत है, जीआई टैग जिसको बोलते हैं। यह अपने मूल स्थान की ओर संकेत करता है जहां उत्पाद के विशिष्ट गुण, विशेषता या प्रसिद्धि को अनिवार्य रूप से केवल उसी स्थान से संबद्ध किया जा सकता है। अगला इसमें भारत में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग वस्तुओं का भौगोलिक संकेत पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा नियंत्रित होता है। तो भारत में जो है ये जीआई टैग ये वस्तुओं का भौगोलिक संकेत पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 के द्वारा नियंत्रित होता है। कानूनी प्रावधान की बात करें तो भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 और जीआई अधिनियम 2002 जो है ये कानूनी प्रावधान है। तो जीआई अधिनियम 2002-2020 में संशोधित हुआ। सुरक्षा अवधि क्या है। तो 10 वर्ष अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर आगे 10 वर्षों के लिए नवीनीकृत। तो ये 10 वर्ष के लिए होता है और अतिरिक्त शुल्क देने पर 10 वर्ष के लिए नवीनीकृत हो जाता है। डिज़ाइन की बात करें तो औद्योगिक डिजाइन कलात्मक मूल्यों से युक्त आकृति के निर्माण, पैटर्न या रंग के संगठन अथवा विन्यास या त्रिआयामी स्वरूप में पैटर्न और रंग के संयोजन को शामिल करती है। तो ये कानून क्या है। डिज़ाइन अधिनियम 2000 और डिज़ाइन संशोधन नियम 2021। इसमें क्या है 10+5 वर्ष। पेटेंट की बात करें तो पहला पेटेंट उस आविष्कार के लिए प्रदान किया जाता है जो ऐसा नया उत्पाद या प्रक्रिया होती है जो नवीनता, गैर प्रत्यक्षता एवं औद्योगिक क्षेत्र के लिए उपयोगी होने की शर्तों को पूरा करता है। दूसरा है नवीनता का आशय उस मौलिकता से है जो आविष्कार की विशेषता में निहित हो तथा इस मौलिकता में उपलब्ध ज्ञान की तुलना में अधिक उन्नत तकनीकी ज्ञान निहित हो। अगला है गैर प्रत्यक्षता का अर्थ है कि आविष्कार संबंधित विषय में कुशल किसी व्यक्ति के लिए प्रथम दृष्टया स्पष्ट नहीं है। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है पेटेंट में औद्योगिक क्षेत्र के लिए उपयोगी होने का मतलब है कि आविष्कार को उद्योगों द्वारा निर्मित किया जा सके या उद्योग आविष्कार का उपयोग कर सकें। पांचवा पॉइंट है इसमें भारत में पेटेंट अधिनियम 1970 के द्वारा
विनियमित हो रहे हैं, जो 2005 में TRIPS ट्रिप्स के अनुपालन हेतु संशोधित किया गया था। कानून देखते हैं तो पेटेंट अधिनियम 1970 और पेटेंट नियम 2003, 2014, 2016, 2017, 2019, 2020 और 2021 में संशोधित। तो इसके लिए कानून है पेटेंट के लिए पेटेंट अधिनियम 1970 और पेटेंट नियम 2003। पेटेंट नियम 2003 को 2014, 2016, 17, 2019, 2020 और 2021 में संशोधित किया गया। तो पेटेंट जो होता है ये 20 वर्षों के लिए होता है, आप लोग को ध्यान रखना है। कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या है? तो कॉपीराइट साहित्यिक, नाट्य, संगीत और कलात्मक कार्यों के रचनाकारों एवं सिनेमेटोग्राफ फिल्मों एवं ध्वनि रिकॉर्डिंग के निर्माताओं को कानून द्वारा प्रदत्त एक अधिकार है। यह अधिकार रचनाकार को उसके कार्य की प्रतिकृति बनाने या फिर पुनरुत्पादन, जनता से संचार, रूपांतरण एवं अनुवाद संबंधी अधिकार प्रदान करता है। कानून क्या है? तो कॉपीराइट अधिनियम 1957 और कॉपीराइट नियम 2013, जिसका 2021 में संशोधन हुआ। तो कॉपीराइट अधिनियम 1957 है और कॉपीराइट नियम जो है 2013, जिसका कॉपीराइट नियम का 2021 में संशोधन हुआ। तो ये लेखक आजीवन रहेंगे, लेखक का कॉपीराइट जो है आजीवन रहता है प्लस 60 वर्ष, निर्माता प्रोड्यूसर 60 वर्ष, कलाकार 50 वर्ष। तो कोई लेखक जो होगा वो आजीवन होगा प्लस 60 वर्ष अधिक, यानी उसके जो अगली पीढ़ी होगी उसको भी 60 वर्ष उसका कॉपीराइट मिलता रहेगा। और निर्माता कोई प्रोड्यूसर है तो उसका 60 वर्ष है और कलाकार के लिए ये 50 वर्ष है। ये आपको ध्यान रखना है। ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क से तात्पर्य स्पष्ट रूप से प्रतिनिधित्व करने में समर्थ ऐसी पहचान से है जो एक उपक्रम की वस्तु या सेवाओं का दूसरे उपक्रम की वस्तु या सेवाओं से भेद कर पाने में सक्षम हो। फिर से देखते हैं। ट्रेडमार्क से तात्पर्य स्पष्ट रूप से प्रतिनिधित्व करने में समर्थ ऐसी पहचान से है जो एक उपक्रम की वस्तु या सेवाओं का दूसरे उपक्रम की वस्तु या सेवाओं से भेद कर पाने में सक्षम हो। ट्रेडमार्क एक उपकरण, ब्रांड, शीर्षक, लेबल, टिकट का नाम, पैकेजिंग, हस्ताक्षर, शब्द, अक्षर, संख्या, रेखाचित्र, चित्र, प्रतीक, रंग या रंगों का संयोजन, वस्तुओं का आकार, हस्ताक्षर या इनका मिश्रण हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों में ट्रेडमार्क मिल सकता है। भारत में ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 द्वारा नियमित होते हैं, जिसे 2010 में संशोधित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, भारत में जो है ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 द्वारा नियमित होते हैं, जिसमें संशोधन 2010 में किया गया। तो ये ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 और ट्रेडमार्क नियम 2017 के द्वारा ये कानूनी दायरे में आते हैं। 10 वर्ष, कोई ट्रेडमार्क 10 वर्ष के लिए होता है। अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर 10 और वर्षों के लिए नवीनीकृत हो सकता है। तो जैसे GI टैग में था वैसे नॉर्मली 10 वर्ष होता है, अतिरिक्त शुल्क देके 10 वर्ष के लिए ये रिन्यू हो जाता है। तो ये ट्रेडमार्क हो गया। अगला है सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC चिप लेआउट डिज़ाइन। तो इनके लिए ट्रांजिस्टर और अन्य सर्किट तत्वों का लेआउट जिसमें उन्हें जोड़ने वाली लीड तारें शामिल हों, साथ ही जिन्हें सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट में किसी भी तरह से व्यक्त किया गया है। कानून क्या है? तो सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन अधिनियम 2000 और नियम 2001। तो सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन अधिनियम 2000 और नियम 2001 ये 10 वर्षों के लिए होता है। अगला है व्यापार रहस्य। क्या है? वाणिज्यिक मूल्य वाली गोपनीय जानकारी। कानून क्या है? सामान्य विधि, दृष्टिकोण, अनुबंध अधिनियम, IP अधिनियम आदि के माध्यम से कवर। तो ये कब तक के लिए होता है? जब तक गोपनीयता सुरक्षित है। पादप किस्म, प्लांट के बारे में बात हो रही है। तो यह पादप प्रजाति को दिए जाने वाले संरक्षण से संबंधित है। इस अधिकार द्वारा किसानों तथा पादप उत्पादकों को पौधों की नई किस्मों के विकास हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। भारत में पादप प्रजाति संरक्षण
पादप प्रजाति एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 द्वारा विनियमित होता है। ध्यान रखिएगा, भारत में पादप प्रजाति संरक्षण जो है पादप प्रजाति एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 द्वारा विनियमित होता है। तो ये कानून यही है, पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम PPVFRA 2001। तो इसका हो जाएगा PPVFRA। तो ये 6 से 10 वर्षों के लिए होता है। बौद्धिक संपदा की नींव। तो बौद्धिक संपदा की नींव ये देखते हैं। पहला, पेटेंट विशेष अधिकार आविष्कारक रचनाएं। दूसरा, कॉपीराइट रचनात्मक कार्यों के लिए सुरक्षा। ट्रेडमार्क व्यापार पहचानकर्ताओं के लिए सुरक्षा। भौगोलिक संकेत जो है क्षेत्र विशिष्ट उत्पादों के लिए सुरक्षा। और डिज़ाइन सौंदर्यपूर्ण उत्पाद डिज़ाइनों के लिए सुरक्षा। तो पेटेंट जो होता है, पेटेंट के बारे में बताया गया है, विशेष अधिकार आविष्कारक रचनाएं होती हैं। कॉपीराइट जो होता है ये रचनात्मक कार्यों के लिए सुरक्षा होता है। और ट्रेडमार्क जो होता है व्यापार पहचानकर्ताओं के लिए सुरक्षा होता है। और भौगोलिक संकेत यानी GI टैग जो होता है क्षेत्र विशिष्ट उत्पादों के लिए सुरक्षा। और डिज़ाइन जो है सौंदर्यपूर्ण उत्पाद डिज़ाइनों के लिए सुरक्षा। तो ये एक संक्षिप्त रूप में बता दिया गया है इन सभी चीज़ों के बारे में। अब देखते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार का उद्भव और विकास। बौद्धिक संपदा अधिकार का उद्भव और विकास ये देखते हैं। तो बौद्धिक संपदा अधिकार की सुरक्षा और उसके विकास को 2 प्रमुख सम्मेलनों के माध्यम से समझा जा सकता है। कौन कौन से हैं? तो पहला, औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस सम्मेलन 1833। पहला है औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस सम्मेलन जो कि 1833 में हुआ। उसके बाद साहित्यिक और कलात्मक कार्यों की सुरक्षा के लिए यानी साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के लिए बर्न कन्वेंशन 1886। तो बर्न कन्वेंशन कब होता है? 1886 में, साहित्यिक और कलात्मक कार्यों की सुरक्षा के लिए। तब से लेकर अब तक इन 2 सम्मेलनों में कई परिवर्तन हुए हैं और अब इसे विश्व IP संगठन यानी WIPO की देखरेख में लाया गया है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसके अधीन आ गया है अब। तो WIPO का गठन कब हुआ था? इसका गठन 14 जुलाई 1967 को स्टॉकहोम में हस्ताक्षरित एक संधि के परिणाम स्वरूप 1967 में ही किया गया था। तो WIPO का गठन जो है 14 जुलाई 1967 को स्टॉकहोम में हुए एक संधि के परिणाम स्वरूप किया गया था। विश्व IP संगठन संयुक्त राष्ट्र की 15 विशेष एजेंसियों में से एक है। तो विश्व IP संगठन जो है ये WIPO ये संयुक्त राष्ट्र की 15 विशेष एजेंसियों में एक है। वर्ष 1947 में टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता GATT का गठन किया गया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो GATT टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता GATT 1947 में हुआ था। उसके बाद अमेरिका के आग्रह पर फिर से वार्ता आयोजित की गई और अंततः बौद्धिक संपदा अधिकारों का व्यापार संबंधी पहला पहलू यानी ट्रिप्स अस्तित्व में आया और जनवरी 1995 से प्रभावी हुआ। तो GATT के बाद जो है अमेरिका के आग्रह पर फिर से वार्ता आयोजित की गई और अंततः बौद्धिक संपदा अधिकारों का व्यापार संबंधी पहलू यानी ट्रिप्स अस्तित्व में आया और जनवरी 1995 से प्रभावी हुआ। तो ट्रिप्स जो है ये 1995 से प्रभावी हुआ। अगला है बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पहलुओं पर समझौता। ट्रिप्स जो है विश्व व्यापार संगठन WTO के सभी सदस्य देशों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी समझौता है। तो जो ये ट्रिप्स है यानी बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पहलुओं पर समझौता, ट्रिप्स विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के सभी सदस्य देशों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी समझौता है। यह बौद्धिक संपदा के कई रूपों को राष्ट्रीय सरकारों द्वारा विनियमन के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करता है, जैसा कि अन्य WTO सदस्य देशों के नागरिकों पर लागू होता है। IPR के प्रवर्तन के लिए फिर से देखते हैं। IPR के प्रवर्तन के लिए
ट्रिप्स का विस्तृत प्रावधान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो इससे पहले तक केवल राष्ट्रीय कानूनों के अधिकार क्षेत्र में था। बीते कुछ वर्षों के भीतर आईपीआर की सुरक्षा के लिए विश्व आईपी संगठन यानी WIPO ने 2 और संधियों का निरीक्षण किया। एक है WIPO कॉपीराइट संधि 1996। तो WIPO कॉपीराइट संधि कब होती है? 1996। और दूसरी WIPO कलाकार और फोनोग्राम संधि 1996। तो ये 2 संधियाँ होती हैं, WIPO कॉपीराइट संधि 1996 और WIPO कलाकार और फोनोग्राम संधि 1996। इन दोनों को एक साथ WIPO इंटरनेट संधियाँ कहा जाता है। तो इन दोनों को मिलाकर WIPO इंटरनेट संधियाँ बोला जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आईपी का विकास औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन 1883 के साथ शुरू हुआ और वर्ष 1993 में आईपी अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौते पर हस्ताक्षर हुए और वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन WIPO की स्थापना में पूर्णता प्राप्त की। तो ये पेरिस कन्वेंशन 1883 के साथ शुरू हुआ और 1993 में आईपी अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौते पर हस्ताक्षर हुए और 1995 में विश्व व्यापार संगठन WIPO की स्थापना में पूर्णता प्राप्त की। साहित्यिक और कलात्मक अधिकारों पर बर्न कन्वेंशन 1886 और रोम कन्वेंशन 1961 में संगीत और प्रदर्शन कला के लिए किए गए प्रयास आईपी के विकास के इतिहास में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं। तो इसके अलावा जो है साहित्य और कलात्मक अधिकारों पर बर्न कन्वेंशन 1886 और रोम कन्वेंशन 1961 जो है संगीत और प्रदर्शन कला के लिए किए गए प्रयास आईपी के विकास के इतिहास में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं। इसमें अंततः कलाकारों के लिए प्रदर्शन में, फोनोग्राम के निर्माताओं के लिए फोनोग्राम में और प्रसारण संगठनों के लिए प्रसारण में सुरक्षित सुरक्षा का नेतृत्व किया। पेरिस कन्वेंशन 1883, यहाँ पे एक जगह गलत लिख उठा है, पेरिस सम्मेलन 1833 लिख उठा है, ये 1883 होगा। पेरिस कन्वेंशन समझौता 1883। पेरिस कन्वेंशन 1883 व्यापक अर्थों में औद्योगिक संपत्ति पर लागू होता है, जिसमें पेटेंट, व्यापार चिन्ह, औद्योगिक डिज़ाइन, उपयोगिता मॉडल कुछ देशों के कानूनों द्वारा प्रदान किया गया एक प्रकार का छोटे पैमाने पर पेटेंट। उपयोगिता मॉडल क्या है? कुछ देशों के द्वारा प्रदान किया गया एक प्रकार का छोटे पैमाने का पेटेंट है। सेवा चिन्ह, व्यापार के नाम जिसके तहत एक औद्योगिक या वाणिज्यिक गतिविधि की जाती है। भौगोलिक संकेत, स्रोत के संकेत और उत्पत्ति के उपनाम और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना शामिल है। कन्वेंशन के मूल प्रावधान 3 मुख्य श्रेणियों में विभक्त हैं: राष्ट्रीय व्यवहार, प्राथमिकता का अधिकार और सामान्य नियम। तो कन्वेंशन के मूल प्रावधान जो हैं 3 मुख्य श्रेणियों में विभक्त हैं। कौन कौन से? राष्ट्रीय व्यवहार, प्राथमिकता का अधिकार और सामान्य नियम। सबसे पहले देखते हैं पेटेंट के बारे में। पेटेंट तो एक ही आविष्कार के लिए विभिन्न अनुबंध राज्यों में दिए गए पेटेंट एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तो एक ही आविष्कार के लिए विभिन्न अनुबंध राज्यों में दिए गए पेटेंट एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। एक अनुबंधित राज्य में पेटेंट प्रदान करना अन्य अनुबंधित राज्यों को पेटेंट प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं करता है। किसी भी अनुबंधित राज्य में पेटेंट को इस आधार पर अस्वीकार, रद्द या समाप्त नहीं किया जा सकता है कि ये दूसरे राज्यों में अस्वीकार कर दिया गया है या रद्द कर दिया गया है या किसी अन्य अनुबंध राज्य में समाप्त कर दिया गया है। आविष्कारक को पेटेंट में इस तरह नामित होने का अधिकार है। पेटेंट मान्यता को इस आधार पर अस्वीकार या अमान्य नहीं किया जा सकता है कि पेटेंट उत्पाद की बिक्री या पेटेंट प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त उत्पाद की बिक्री घरेलू कानून के परिणाम स्वरूप प्रतिबंधों या सीमाओं के अधीन है। इसके अलावा प्रत्येक अनुबंधित राज्य जो पेटेंट द्वारा प्रदत्त विशिष्ट अधिकारों के परिणाम स्वरूप होने वाले दुरुपयोगों के रोकने के लिए अनिवार्य लाइसेंस प्रदान करने के लिए विधायी उपाय करता है, केवल कुछ सीमित शर्तों के तहत ऐसा कर सकते हैं। दूसरा है चिन्ह। पेरिस कन्वेंशन उन चिन्हों की फाइलिंग और पंजीकरण के लिए शर्तों को विनियमित नहीं करता है जो घरेलू कानून द्वारा प्रत्येक अनुबंधित राज्य में निर्धारित किए जाते हैं। एक अनुबंधित राज्य में प्राप्त चिन्ह का पंजीकरण मूल देश सहित किसी अन्य देश में है, इससे इसके संभावित पंजीकरण से स्वतंत्र है।
जहां एक चिन्ह मूल देश में विधिवत पंजीकृत किया गया है उसे अन्य अनुबंधित राज्यों में अपने मूल रूप में दाखिल करने और संरक्षित करने के लिए अनुरोध करने पर स्वीकार किया जाना चाहिए। यह जरूरी है। प्रत्येक अनुबंधित राज्य को पंजीकरण से इनकार करना चाहिए और उन चिन्हों के उपयोग को प्रतिबंधित करना चाहिए जो समान और समान वस्तुओं के लिए उपयोग किए जाने वाले चिन्ह के पुनरुत्पादन, अनुकरण या अनुवाद का गठन करते हैं और भ्रम पैदा करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसी तरह प्रत्येक अनुबंध करने वाले राज्य को भी पंजीकरण से इनकार करना होगा और उन चिन्हों के उपयोग को प्रतिबंधित करना होगा जिनमें प्राधिकरण के बिना राज्य प्रतीक और अनुबंध करने वाले राज्यों के आधिकारिक संकेत और हॉलमार्क शामिल हैं, बशर्ते कि उन्हें WIPO के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के माध्यम से सूचित किया गया हो। कुछ अंतर सरकारी संगठनों के झंडे, अन्य प्रतीकों, संक्षिप्तीकरण और नामों पर भी यह प्रावधान लागू होते हैं। अब अगला है औद्योगिक डिज़ाइन। प्रत्येक अनुबंधित राज्य में औद्योगिक डिज़ाइनों को संरक्षित किया जाना चाहिए और संरक्षण को इस आधार पर जब्त नहीं किया जा सकता है कि डिज़ाइन में शामिल होने वाली वस्तुएं उस राज्य में निर्मित नहीं हैं। तो जो है प्रत्येक अनुबंधित राज्य में औद्योगिक डिज़ाइनों को संरक्षित किया जाना चाहिए और संरक्षण को इस आधार पर जब्त नहीं किया जा सकता है कि डिज़ाइन में शामिल होने वाली वस्तुएं उस राज्य में निर्मित नहीं हैं। व्यापार का नाम, व्यापार नाम, नामों के फाइल करने या पंजीकृत करने की बाध्यता के बिना प्रत्येक अनुबंधित राज्य में व्यापार नामों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अगला है स्रोत के संकेत। निर्माता, उत्पादक या व्यापारी के सामान के स्रोत या उनकी पहचान के झूठे संकेत के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग के खिलाफ प्रत्येक अनुबंधित राज्य द्वारा उपाय किया जाना चाहिए। अनुचित प्रतिस्पर्धा में क्या है? प्रत्येक अनुबंधित राज्य के अनुचित प्रतिस्पर्धा के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। वर्ष 1883 में संपन्न पेरिस कन्वेंशन में लिए गए निर्णयों में अब तक कई बार सुधार हुए हैं। ये सुधार कब और कहाँ हुए, कुछ इस प्रकार हैं। तो 1883 में जो पेरिस कन्वेंशन हुआ था उसमें कई बार संशोधन हुआ। तो क्या क्या हुआ कुछ देख लेते हैं। वर्ष 1900 में ब्रुसेल्स में हुआ, 1911 में वाशिंगटन में हुआ, 1925 में दहेग में, 1934 में लंदन में, 1958 में लिस्बन में और 1967 में स्टॉकहोम में और 1979 में। तो स्टॉकहोम में 1967 और 1979 में। कन्वेंशन सभी राज्यों के लिए खुला है। शुद्धिकरण या अभिगमन का आवेदन WIPO के महानिदेशक के पास जमा किया जाना चाहिए। बोला है बर्न कन्वेंशन समझौता, बर्न कन्वेंशन या फिर समझौता, इसके बारे में देखते हैं। तो बर्न कन्वेंशन लेखकों के कार्यों और उनके अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है। तो बर्न कन्वेंशन किससे संबंधित है? लेखकों के कार्यों और उनके अधिकारों की सुरक्षा से। यह 3 बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है और इनमें प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सुरक्षा का निर्धारण करने वाले प्रावधानों की एक श्रृंखला शामिल है। साथ ही साथ विकासशील देशों के लिए उपलब्ध विशेष प्रावधान भी हैं जो उनका उपयोग करना चाहते हैं। 3 बुनियादी सिद्धांत इस प्रकार हैं। तो ये 3 बुनियादी सिद्धांत देखते हैं। पहला है, यदि अनुबंधित राज्यों में से किसी भी राज्य में रचनाओं की उत्पत्ति होती है तो उन कार्यों को दूसरे अनुबंधित राज्यों में भी समान सुरक्षा दी जानी चाहिए, जैसे कि वह राज्य आपने स्वयं के नागरिकों के कार्यों को ग्रांट देता है या राष्ट्रीय व्यवहार के सिद्धांत के अनुरूप है। तो यदि अनुबंधित राज्यों में से किसी भी राज्य में रचनाओं की उत्पत्ति होती है तो उन कार्यों को दूसरे अनुबंधित राज्यों में भी समान सुरक्षा मिलेगी और वह राज्य अपने स्वयं के नागरिकों के कार्यों को जो ग्रांट देता है ये राष्ट्रीय व्यवहार के सिद्धांत के अनुरूप है। अगला है स्वतः संरक्षण के सिद्धांत के तहत संरक्षण किसी भी औपचारिकता के अनुपालन की शर्तों पर नहीं होनी चाहिए। तो स्वतः संरक्षण के सिद्धांत के तहत संरक्षण किसी भी औपचारिकता के अनुपालन की शर्तों पर नहीं होना चाहिए। और अगला है
किसी कार्य को वैधानिक संरक्षण मिलना इस शर्त पर निर्भर नहीं करता कि जिस देश में उस कार्य की उत्पत्ति हुई है उस देश में संरक्षण प्राप्त है या नहीं, लेकिन यदि कार्य की उत्पत्ति वाले देश में उस कार्य को कन्वेंशन में निर्धारित न्यूनतम अवधि से अधिक समय के लिए संरक्षण प्रदान किया गया हो और वह समय अवधि भी समाप्त हो गया हो, तो इस परिस्थिति में संरक्षण देने से इनकार किया जा सकता है। अगला पॉइंट है संरक्षित किए जाने के अधिकारों, कार्यों और सुरक्षा की अवधि से संबंधित संरक्षण के न्यूनतम मानक। कार्य के तौर पर संरक्षण में सुरक्षा, साहित्यिक, वैज्ञानिक और कलात्मक सृजन और उसकी अभिव्यक्त करने के सभी संभावित रूप शामिल होना चाहिए। जैसे अगर आपने कोई उपन्यास लिखा है तो आपके अनुमति के बिना उस उपन्यास पर कोई फिल्म नहीं बन सकता है। यहाँ कुछ वैसे अधिकारों का जिक्र है जिन्हें प्राधिकरण को विशिष्ट अधिकारों के रूप में मान्यता देना चाहिए, जैसे अनुवाद करने के अधिकार, रचनात्मक कार्यों को स्थान, संस्कृति और काल के अनुरूप बदलने और व्यवस्थित करने का अधिकार, संगीत रचनाओं के विभिन्न रूपों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करने का अधिकार, सार्वजनिक रूप से साहित्यिक कार्यों का पाठ करने का अधिकार, ऐसे कार्यों के प्रदर्शन के बारे में जनता को सूचित करने का अधिकार। इसके अलावा प्रसारण का अधिकार, सर्वाधिकार के बजाय केवल न्याय संगत पारिश्रमिक का अधिकार, किसी भी तरीके या रूप में रचनाओं का सृजन करने का अधिकार, यदि अनुबंधित राज्य कुछ विशेष परिस्थिति में किसी कृति को सर्वाधिकार के बिना सृजन करने की अनुमति देता है, किसी ऑडियो वीडियो कार्यक्रमों के सृजन में किसी अन्य रचनाओं के उपयोग करने का अधिकार और उस ऑडियो वीडियो कार्यक्रम के सृजन के बाद उन्हें पुनः प्रस्तुतिकरण, जनमानस में वितरण, संप्रेषण करने का अधिकार शामिल है। संरक्षण की अवधि के संबंध में सामान्य नियम यह है कि लेखक की मृत्यु के बाद 50वें वर्ष की समाप्ति तक संरक्षण दिया जाना चाहिए, यानी किसी रचना के सृजन के 50 साल बाद वह रचना आम जनमानस के लिए उपलब्ध हो जाती है। बर्न कन्वेंशन कृतियों के आर्थिक अधिकारों पर कुछ आपत्तियां और पाबंदियों की अनुमति देता है, यानी कृतियों के मालिक की अनुमति बिना और भुगतान किए बिना संरक्षित कार्यों का उपयोग किया जा सकता है। टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता गैट। गैट देखते हैं तो टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में आपस में संबंध रखने वाले सदस्य राष्ट्रों की आपसी समझ का नतीजा है। इस समझ के पीछे तर्क ये था कि इस क्षेत्र में उनके संबंधों की संचालन, लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने, पूर्ण रोजगार सुनिश्चित करने, दुनिया के संसाधनों का पूर्ण उपयोग विकसित करने और वस्तुओं के उत्पादन और आदान प्रदान का विस्तार करने के लिए आयोजित किया जाना चाहिए। रोम कन्वेंशन देखते हैं। रोम कन्वेंशन इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ परफॉर्मर, प्रोड्यूसर ऑफ फोनोग्राफ। फिर से देखते हैं एक बार। तो रोम कन्वेंशन में इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ परफॉर्मर, प्रोड्यूसर ऑफ फोनोग्राम एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आमतौर पर रोम कन्वेंशन 1961 के नाम से जाना जाता है, कलाकारों के अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला कन्वेंशन था। तो रोम कन्वेंशन जो कि 1961 में हुआ था, ये कलाकारों के अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला कन्वेंशन था। रोम कन्वेंशन कलाकारों के लिए प्रदर्शन में, फोनोग्राम के निर्माताओं के लिए फोनोग्राम में और प्रसारण संगठनों के लिए प्रसारण में संरक्षण सुनिश्चित करता है। कलाकारों जैसे अभिनेता, गायक, संगीतकार, नर्तक और अन्य व्यक्ति जो साहित्यिक या कलात्मक कार्य करते हों को कुछ ऐसे कृत्यों से संरक्षित किया जाता है जिनकी उन्होंने सहमति नहीं दी है। इस तरह के कार्य हैं जनता के लिए उनके लाइव प्रदर्शन का प्रसारण और संचार, उनके लाइव प्रदर्शन का निर्धारण के लिए किया जाता है जिनके लिए उन्होंने अपनी सहमति दी थी। फोनोग्राम के निर्माता को अपने फोनोग्राम के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पुनरुत्पादन को अधिकृत या प्रतिबंधित करने का अधिकार प्राप्त है। रोम कन्वेंशन में फोनोग्राम को अधिकृत या प्रतिबंधित करने का अधिकार प्राप्त है। रोम कन्वेंशन में फोनोग्राम को परिभाषित किया गया है
जिसका अर्थ है किसी प्रदर्शन या अन्य ध्वनियों का कोई विशेष रूप से कर्ण निर्धारण करना। जब व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए प्रकाशित एक फोनोग्राम द्वितीयक उपयोग को जन्म देता है, जैसे प्रसारण या किसी भी रूप में जनता के लिए संचार, तो उपयोगकर्ताओं द्वारा कलाकारों या फोनोग्राम के उत्पादकों या दोनों को एक समान पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना चाहिए। अगला है, हालांकि अनुबंध करने वाले राज्य इस नियम को लागू नहीं करने या इसके प्रयोग को सीमित करने के लिए स्वतंत्र हैं। अगला है, प्रसारण संगठनों को कुछ प्रकारों को अधिकृत या प्रतिबंधित करने का अधिकार प्राप्त है, जैसे कि उनके प्रसारण का पुनः प्रसारण, उनके प्रसारण का निर्धारण, इस तरह के निर्धारणों का पुनरुत्पादन या उस प्रसारण को ऐसे जगह पर प्रदर्शित करना जहां प्रवेश शुल्क का भुगतान हुआ हो। रोम कन्वेंशन राष्ट्रीय कानूनों में उपर्युक्त अधिकारों के लिए निम्नलिखित अपवादों की अनुमति देता है। कुछ अपवाद हैं। निजी उपयोग, समसामयिक घटनाओं की रिपोर्टिंग के संबंध में संक्षिप्त अंशों का उपयोग, एक प्रसारण संगठन द्वारा अपनी सुविधाओं के माध्यम से और अपने स्वयं के प्रसारण के लिए अल्पकालिक निर्धारण, केवल शिक्षण या वैज्ञानिक अनुसंधान के उद्देश्य से उपयोग। तो केवल शिक्षण या वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोग होता है, इसमें भी ये छूट मिला है। किसी भी अन्य मामलों में अनिवार्य लाइसेंस को छोड़कर जो बर्न कन्वेंशन के साथ असंगत होगा, जहां राष्ट्रीय कानून साहित्यिक और कलात्मक कार्यों में कॉपीराइट की अपवाद प्रदान करता है। आगे है, रोम कन्वेंशन का आर्टिकल 7 कलाकारों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो रोम कन्वेंशन का जो आर्टिकल 7 है वो कलाकारों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। रोम कन्वेंशन में प्रदर्शन करने वाले वर्ष के अंत से कम 20 वर्षों की अवधि के लिए कलाकार के अधिकारों को सुरक्षित किया गया था और इसकी गणना उस वर्ष के अंत से होनी चाहिए जिस वर्ष फोनोग्राम का निर्धारण अस्तित्व में आया था। हालांकि राष्ट्रीय कानून कम से कम फोनोग्राम और प्रदर्शन के लिए 50 साल की सुरक्षा प्रदान करते हैं। रोम कन्वेंशन में आर्टिकल 19 में कहा गया है कि जब कलाकार ने किसी भी ऑडियो विजुअल या विजुअल मोड में अपने प्रदर्शन को शामिल करने के लिए सहमति दी है तो ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। तो रोम कन्वेंशन के आर्टिकल 19 में बताया गया है, जब कलाकार ने किसी भी ऑडियो विजुअल या विजुअल मोड में अपने प्रदर्शन को शामिल करने के लिए सहमति जता दी है तो ये प्रावधान इस पर लागू नहीं होंगे। अगला है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO। विश्व IP संगठन की स्थापना वैश्विक स्तर पर बौद्धिक संपदा अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना है। तो WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना है वैश्विक स्तर पर बौद्धिक संपदा अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना है। WIPO की स्थापना के सम्मेलन पर 14 जुलाई 1967 को स्टॉकहोम में हस्ताक्षर किए गए थे। तो 14 जुलाई 1967 को स्टॉकहोम में हस्ताक्षर किए गए थे। WIPO को संयुक्त राष्ट्र में विशेष निकाय के रूप में नामित किया गया है और जहां तक IPR के संवर्धन और संरक्षण का संबंध है, यह WTO के साथ पूरक निकाय के रूप में भी कार्य करता है। इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है। WIPO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। WIPO में सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों या अन्य विशेष एजेंसियों के लिए खुली है। वर्तमान में इसकी सदस्य देशों की संख्या जो है बढ़कर 175 से अधिक हो गई है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य क्या है? विश्व IPO संगठन के उद्देश्यों को निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो क्या क्या है? राज्यों के बीच सहयोग के माध्यम से दुनिया भर में IP की सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय IP कानून और प्रक्रियाओं को सुसंगत बनाने के लिए, IP अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुप्रयोगों के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए, विकासशील और अन्य देशों को कानूनी और तकनीकी सहायता प्रदान करना, निजी IP विवादों को समाधान की सुविधा प्रदान करने के लिए। इसके अलावा मूल्यवान IP जानकारी को संग्रहित करने, एक्सेस करने और उपयोग करने के लिए उपकरण के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी को व्यवस्थित करना।
WIPO 4 कार्यकारी अंगों के माध्यम से अपने कार्यों और कार्यक्रमों को निष्पादित करता है। महासभा या सम्मेलन, समन्वय समिति और अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो। अगला है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के कार्यक्रम और गतिविधियाँ। ट्रिप के समझौते के तहत मिले दायित्वों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कानून के संशोधन में सलाह मशविरा करना, और खासकर WIPO सदस्य देशों के लिए। IP से निपटने वाले अधिकारियों, नए उपयोगकर्ताओं का समूहों के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर व्यापक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम। विकासशील देशों को अपने स्वयं के IP संसाधनों के प्रबंधन और प्रशासन के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और WI वैश्विक सूचना नेटवर्क में भाग लेने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए व्यापक कंप्यूटरीकरण सहायता और WIPO गतिविधियों तथा बैठकों में भागीदारों को सुविधाजनक बनाने के लिए वित्तीय सहायता, विशेष रूप से नए से अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और प्रथाओं के प्रगतिशील विकास से संबंधित। अगला पॉइंट है बौद्धिक संपदा अधिकारों का व्यापार संबंधित पहलू। ट्रिप्स एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी समझौता है जो IP अधिकारों के प्रभावी और पर्याप्त संरक्षण को बढ़ावा देने की आवश्यकता के बारे में सदस्यों की चिंता को दर्शाता है। यह सुनिश्चित करता है कि IPR को लागू करने के उपाय और प्रक्रियाएं स्वयं ही वैध व्यापार के लिए बाधाएं न बनें। यह व्यापार से संबंधित IPR की उपलब्धता, दायरे और उपयोग से संबंधित पर्याप्त मानक और सिद्धांतों के लिए मॉडल प्रावधान प्रस्तुत करता है, उनके प्रवर्तन के लिए प्रभावी साधन और सरकारों के बीच विवादों का निपटान करता है। ट्रिप्स का दावा है कि IPR निजी अधिकार हैं और IPR की सुरक्षा के लिए विभिन्न राष्ट्रीय प्रणालियों के अंतर्निहित नीतिगत उद्देश्यों पर ध्यान देता है, जिसमें विकासात्मक और तकनीकी उद्देश्य शामिल हैं। इसका उद्देश्य यह स्थापित करना भी है कि यह WTO और WIOP के बीच पारस्परिक रूप से सहायक संबंध के रूप में क्या कहता है। समझौता IP अधिकारों के निर्माण, संरक्षण और दुरुपयोग के क्षेत्र में नए तंत्र विकसित करने और पुरानी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने के बीच एक अच्छा संतुलन बनाता है और भविष्य के लिए एक ब्लूप्रिंट भी प्रस्तुत करता है। यह कुछ बुनियादी सिद्धांतों का संकेत देता है जिसे सदस्यों को पालन करना चाहिए, यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि वे न केवल अपने नागरिकों द्वारा बनाए गए IPR के लिए सुरक्षा प्रदान करें और मांगें, बल्कि अन्य सदस्यों के नागरिकों को भी समान अनुग्रह प्रदान करें। जीवन सामग्री के संबंध में बौद्धिक संपदा अधिकारों का वर्तमान विश्व परिदृश्य। तो वैश्विक रूपरेखा और विकास। अंतर्राष्ट्रीय समझौते। व्यापार विश्व संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलू यानी कि ट्रिप्स समझौता जीवन सामग्री सहित IPR संरक्षण के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करता है। आनुवंशिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान पर WIPO संधि 2024। आनुवंशिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान पर WIPO संधि 2024। मई 2024 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO ने GRATK संधि को अपनाया, जिसके तहत पेटेंट आवेदकों को आनुवंशिक संसाधनों और संबंधित पारंपरिक ज्ञान की उत्पत्ति का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया गया, जिसका उद्देश्य जैव चोरी से निपटना और स्वदेशी समुदायों के साथ उचित लाभ साझाकरण सुनिश्चित करना है। नैतिक और कानूनी बहस। नैतिक और कानूनी बहस। जीवन रूपों का पेटेंट। जीन, बीज और सूक्ष्म जीवों का पेटेंट एकाधिकार और पहुंच के बारे में नैतिक चिंताएं पैदा करता है। उदाहरण के लिए मायरिएड जेनेटिक्स अमेरिकी कंपनी द्वारा BRCA जीन के पेटेंट ने आनुवंशिक परीक्षण तक रोगी की पहुंच को सीमित कर दिया, जिससे कानूनी चुनौतियों और नीति संसाधनों को बढ़ावा मिला।
जैव चोरी संबंधी चिंताएं। विकासशील देश अपने जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के अनधिकृत दोहन के विरुद्ध मजबूत सुरक्षा उपायों की वकालत करते हैं तथा समान लाभ साझाकरण तंत्र की आवश्यकता पर बल देते हैं। भारत की स्थिति क्या है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। भारत की स्थिति। पेटेंट फाइलिंग बनाम व्यवसायीकरण। जीवन सामग्री से संबंधित पेटेंट फाइलिंग में भारत विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है। तो जीवन सामग्री से संबंधित पेटेंट फाइलिंग में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। हालांकि सीमित औद्योगिक अकादमिक सहयोग, विनियामक बाधाओं और अनुवाद संबंधित शोध के लिए अपर्याप्त वित्त पोषण जैसे कारकों के कारण व्यवसायीकरण दर कम बनी हुई है। नीतिगत उपाय। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के साथ बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण को संतुलित करने के लिए नीतियां लागू की हैं। उल्लेखनीय रूप से नोवार्टिस कंपनी की कैंसर दवा ग्लीवेक के लिए पेटेंट को अस्वीकार करने से आवश्यक दवाओं तक सस्ती पहुंच सुनिश्चित हुई है। तो नीतिगत उपाय क्या है? भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के साथ बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण को संतुलित करने के लिए नीतियां लागू की हैं। उल्लेखनीय रूप से देखें तो नोवार्टिस कंपनी की कैंसर दवा ग्लीवेक के लिए पेटेंट को अस्वीकार करने से आवश्यक दवाओं तक सस्ती पहुंच सुनिश्चित हुई है। उभरती प्रवृत्तियाँ। जीन संपादक तकनीकें क्रिस्पर-कैस9 जैसे नवाचारों ने जैव प्रौद्योगिकी में क्रांति ला दी है, जिससे संबंधित पेटेंट आवेदकों में वृद्धि हुई है। हालांकि नियामक दृष्टिकोण वैश्विक स्तर पर भिन्न होते हैं। कुछ क्षेत्रों में नैतिक और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण प्रतिबंध लगाए जाते हैं। संधारणी कृषि। जलवायु अनुकूल फसलों और संधारणी कृषि पद्धतियों के विकास और पेटेंट पर जोर बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए जीन संपादित फसलों को विनियमित करने के यूरोपीय संघ के प्रस्ताव का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है, लेकिन इसने पेटेंट अधिकारों और नवाचार प्रोत्साहनों पर बहस छेड़ दी है। हालिया आंकड़े और घटनाक्रम। पेटेंट फाइलिंग। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में पेटेंट फाइलिंग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। तो वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में पेटेंट फाइलिंग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसमें 90,000 से अधिक आवेदन आए, जो 2 दशकों में सबसे अधिक है। स्वीकृत पेटेंट की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो इसी अवधि में 1,03,000 से अधिक तक पहुंच गई है। तो इसी अवधि में 1,03,000 से भी अधिक पहुंच गई है स्वीकृत पेटेंट की संख्या में। घरेलू भागीदारी की बात करें तो निवासियों द्वारा दायर पेटेंट के अनुपात में काफ़ी वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 में कुल आवेदनों में घरेलू फाइलिंग का हिस्सा जो था ये लगभग 25% से अधिक होगा। पेटेंट जांच क्षमता। पेटेंट जांच दक्षता। औसत पेटेंट जांच समय लगभग 53 महीने तक कम हो गया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार है। भारत में आईपीआर के लिए कानून। तो भारत में आईपीआर के लिए कानून क्या क्या हैं? पहला है पेटेंट अधिनियम 1970, इंपॉर्टेंट है। पेटेंट अधिनियम 1970। पेटेंट संशोधन अधिनियम 1999 हो गया। पेटेंट संशोधन अधिनियम 2002 फिर आता है। ध्यान से देखिए, पेटेंट अधिनियम 1970, फिर पेटेंट संशोधन अधिनियम 1999, फिर पेटेंट संशोधन अधिनियम 2002, फिर पेटेंट संशोधन अधिनियम 2005 हो गया। उसके बाद देखते हैं व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999, व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999, व्यापार चिन्ह संशोधन अधिनियम 2010। उसके बाद आता है प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। प्रतिस्पर्धा अधिनियम कब आता है? 2002 में। प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2007। इसके अलावा प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2009 हो गया। अगला आता है सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन अधिनियम 2000। सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन अधिनियम 2000 हो गया। वस्तुओं के भौगोलिक संकेत यानी जीआई पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999। भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 हो गया।
पादप किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001, पादप किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 हो गया। डिज़ाइन अधिनियम 2000 हो गया। तो डिज़ाइन अधिनियम कब हो गया? 2000। कॉपीराइट अधिनियम की बात करें 2000, कॉपीराइट अधिनियम जो हो गया ये 2000 हो गया। कॉपीराइट अधिनियम 1957 हो गया। कॉपीराइट संशोधन अधिनियम 1994 हो गया। कॉपीराइट संशोधन अधिनियम 1999 हो गया और कॉपीराइट संशोधन अधिनियम 2012 हो गया। कॉपीराइट अधिनियम 1957 है ये। कॉपीराइट की परिभाषा, कॉपीराइट क्या है ये देखते हैं हम लोग। कॉपीराइट साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक और कलात्मक कार्यों के रचनाकारों और सिनेमेटोग्राफ फिल्मों और ध्वनि रिकॉर्डिंग के लिए के निर्माताओं को कानून द्वारा दिए गए अधिकारों का एक समूह है। कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 14 में कॉपीराइट अधिनियम की सटीक परिभाषा दी गई है। तो कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 14 में कॉपीराइट अधिनियम की सटीक परिभाषा दी गई है, जिसमें कहा गया है कॉपीराइट का अर्थ है इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी कृति या उसमें उसके किसी भी पर्याप्त भाग के संबंध में निम्नलिखित कार्यों में से किसी को करने या उसका किया जाना प्राधिकृत करने का अनन्य अधिकार, अर्थात कौन कौन से देख लेते हैं। कृति साहित्यिक, नाट्य या संगीतात्मक कृति की दशा में जो कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है। कृति को किसी पर्याप्त रूप में पुनरुत्पादित करना जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी भी संचार माध्यम में उसका भंडारण है। जनता को कृति की ऐसी प्रतियां उपलब्ध कराना जो पहले से परिचालन के लिए हों। सार्वजनिक रूप से कार्य प्रतियां उपलब्ध कराना जो पहले से परिचालन में नहीं हैं। कृति के संबंध में कोई करने के लिए या इसे जनता तक पहुंचने के लिए कृति का कोई भाषांतर और अनुकूलन या अडॉप्टेशन तैयार करना। आगे है कंप्यूटर, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की दशा में, कंप्यूटर प्रोग्राम की दशा में क्या होगा? ऊपर निर्दिष्ट कार्यों में से कोई कार्य करना, कंप्यूटर प्रोग्राम की किसी प्रति का विक्रय करना या उसे वाणिज्यिक किराए पर देना अथवा विक्रय या वाणिज्यिक किराए पर देने की प्रस्तावना करना। किसी कलात्मक कृति की दशा में, किसी कलात्मक कृति की दशा में बात करें तो कृति को किसी वास्तविक रूप से पुनरुत्पादित करना जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं। तो जिसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? पहला, इलेक्ट्रॉनिक या साधनों द्वारा किसी माध्यम में उसका भंडारण। दो आयामी कृति का त्रिआयामी में चित्रण। त्रिआयामी कृति को दो आयामी में चित्रण। कृति को सार्वजनिक रूप से संसूचित करना। जनता को किसी चलचित्र फिल्म में सम्मिलित करना। कृति को कोई अनुकूल करना। किसी चलचित्र की दशा में फिल्म की प्रति तैयार करना जिसके अंतर्गत उसके भाग रूप किसी बिंब का फोटो चित्र है या इलेक्ट्रॉनिक या अन्य साधनों द्वारा किसी माध्यम में उसका भंडारण है। फिल्म की किसी प्रति का विक्रय करना या उसको वाणिज्यिक किराए पर देना अथवा विक्रय या ऐसा किराए पर देने की प्रस्तावना करना। फिल्म को सार्वजनिक रूप से संसूचित करना किसी ध्वनि रिकॉर्डिंग की दशा में। ध्वनि रिकॉर्डिंग सम्मिलित करने वाला कोई अन्य ध्वनि रिकॉर्डिंग करना जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक या किसी भी अन्य साधनों द्वारा किसी माध्यम में उसका भंडारण भी है। ध्वनि रिकॉर्डिंग की किसी प्रति का विक्रय करना या उस वाणिज्यिक किराया पर देना अथवा विक्रय या ऐसे किराया पर देने की प्रस्तावना करना। ध्वनि रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक रूप से संसूचित करना। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी कृति के कॉपीराइट में सिर्फ एक अधिकार नहीं है बल्कि एक साथ कई अधिकार हैं। उदाहरण के लिए एक पुस्तक में कॉपीराइट न केवल इसे विभिन्न संस्करणों को लाने का अधिकार है बल्कि अनुकूलन, अनुवाद, फिल्मांकन आदि करने का अधिकार भी शामिल है। स्वामित्व का निर्धारण। लेखनकार के कॉपीराइट का मालिक लेखक ही होगा। लेखक का अर्थ है कि पहला, साहित्य लेखन या नाट्य लेखन में लेखक। संगीत निर्माणकार के संबंध में संगीतकार। कलात्मक कार्य के संबंध में कलाकार। फोटोग्राफ के मामले में फोटोग्राफर। सिनेमेटोग्राफ फिल्म या ध्वनि रिकॉर्डिंग के संबंध में निर्माता और प्रमुख निर्देशक। ध्वनि रिकॉर्डिंग के संबंध में निर्माता।
और किसी भी साहित्य, नाटक, संगीत या कलात्मक कार्य के संबंध में जो कंप्यूटर जनित हो, उसमें वह व्यक्ति जो उस कार्य को उत्पन्न करने का कारण बनता है। कॉपीराइट अधिनियम की धारा 17 के अनुसार, तो कॉपीराइट अधिनियम धारा 17 के अनुसार क्या बताया गया, देखते हैं। पहला, नौकरी के दौरान किए गए काम या ली गई तस्वीरें या बनाई गई फिल्म के लिए नियोक्ता उस काम का पहला मालिक होगा जब तक कि इसके विपरीत कोई समझौता ना हो। फोटोग्राफ, चित्रकारी, चित्र उत्कीर्णन या छायांकन फिल्म के मामले में जिस व्यक्ति या कहने पर कार्य किया हुआ था वह पहला मालिक होगा जब तक कि इसके विपरीत कोई समझौता ना हो। सरकार किसी सरकारी कार्य में कॉपीराइट की पहली मालिक होगी जब तक कि इसके विपरीत कोई समझौता ना हो। कॉपीराइट मालिक के अधिकार। कॉपीराइट मालिक के अधिकार। कॉपीराइट अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मालिक के पास निम्नलिखित अधिकार हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से भंडारण सहित किसी भी रूप में उस काम को पुनः पेश करना, सार्वजनिक रूप से काम की प्रतियां जारी करना, सार्वजनिक रूप से अपने कार्य का जनता के बीच प्रदर्शन और संचार करना। कृति का अनुवाद, अनुकूलन या छायांकन फिल्म बनाना। कंप्यूटर प्रोग्रामों के मामले में उपरोक्त 1 से 4 तक में बताए गए किसी भी या सभी कार्यों को करना और व्यावसायिक किराए पर बेचना या देना या कार्यक्रम के किसी भी प्रति को बिक्री या किराए पर देना। एक कलात्मक कार्य के मामले में 1 से 4 में उल्लिखित सभी या किसी भी प्रकार के अलावा एक छायांकन फिल्म के काम के पूरे हिस्से को शामिल करने का अधिकार। सिनेमैटोग्राफिक फिल्म के मामले में फिल्म की प्रति बनाना, इसे बेचने या किराए पर देना और फिल्म को जनता तक पहुंचाना। ध्वनि रिकॉर्डिंग के मामले में किसी अन्य ध्वनि रिकॉर्डिंग को मूर्त रूप देने के लिए उपयोग करना, इसे बेचने या किराए पर देने या बिक्री के लिए पेशकश करना या इसे मूर्त रूप देने के साथ साथ जनता को ध्वनि रिकॉर्डिंग संप्रेषित करना। कॉपीराइट असाइन करना, संचालित करना और छोड़ना। अपने अधिकार में कुछ अधिकार प्रदान करना, आवश्यक कार्रवाई शुरू करने, उल्लंघित की गई प्रतियों की वसूली का दावा करना। जैव प्रौद्योगिकी में बौद्धिक संपदा अधिकार, IPR और डिजिटल अधिकार। जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी। जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी एक तेज़ी से विकसित होने वाला क्षेत्र है जहां नवाचार जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग, दवाएं और कृषि उत्पाद अक्सर बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR पर निर्भर होते हैं। ये अधिकार कंपनियों को उनके आविष्कारों का विशेष उपयोग करने की अनुमति देते हैं जिससे निवेश और विकास को बढ़ावा मिलता है। साथ ही डिजिटल अधिकार यानी डिजिटल राइट का मतलब यहाँ डिजिटल डेटा, AI आधारित टूल और डिजिटल हेल्थ के डेटा सुरक्षा से जुड़े अधिकार से है जो बायोटेक में बढ़ते डिजिटलीकरण के साथ महत्वपूर्ण हो गए हैं। नीचे मैं इस विषय पर विस्तार से चर्चा करता हूँ जिसमें IPR के प्रकार, बायोटेक में उनकी भूमिका और डिजिटल पहलुओं को शामिल किया गया है। तो डिटेल में चर्चा करते हैं। पहला, बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रकार और बायोटेक में उनकी भूमिका। बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रकार और बायोटेक में उनकी भूमिका। तो बायोटेक कंपनियां मुख्य रूप से 3 प्रकार के IPR पर निर्भर करती हैं। कौन कौन से? पेटेंट, ट्रेडमार्क और ट्रेड सीक्रेट्स। ये अधिकार कंपनियों को उनके आविष्कारों, ब्रांड और गोपनीय जानकारी को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। पेटेंट ये सबसे महत्वपूर्ण हैं जो नए और उपयोगी आविष्कारों या प्रक्रियाओं को 20 वर्ष तक विशेष अधिकार देते हैं। बायोटेक में पेटेंट जीवित जीवों के संशोधन, दवाओं और मेडिकल डिवाइसेस पर लागू होते हैं। उदाहरण के लिए बात करें तो CRISPR-Cas9 जो है ये जैसी जीन एडिटिंग तकनीकें पेटेंट के दायरे में आती हैं। तो CRISPR-Cas9 जैसी जो जीन एडिटिंग तकनीकें हैं ये पेटेंट के दायरे में आती हैं, लेकिन इनमें चुनौतियां हैं जैसे प्राकृतिक तत्वों जैसे जीन और मानव हस्तक्षेप के बिना सीमा निर्धारित करना। यूरोप में मानव शरीर खुद पेटेंट योग्य नहीं है, लेकिन इससे बाहर विकसित डिवाइसेस जैसे पेसमेकर या प्रोस्थेसिस पेटेंट हो सकते हैं। स्टार्टअप के लिए पेटेंट निवेशकों को आकर्षित करने में मदद करते हैं, लेकिन ये महंगे और जटिल होते हैं। भारत में पेटेंट की स्थिति। तो भारत में पेटेंट की स्थिति क्या है देखते हैं।
तो बौद्धिक संपदा अधिकार यानी कि IPR सृजनकर्ताओं को दी जाने वाली कानूनी सुरक्षा है जो नवाचार को प्रोत्साहित करती है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। IPR के प्रकार। भारत की पेटेंट व्यवस्था में चुनौतियां। पहला, पेटेंट एवरग्रीनिंग। पेटेंट संरक्षण को मूल अवधि से आगे बढ़ाने के लिए मामूली संशोधन करने की प्रथा। प्रभाव, जेनेरिक और बायोसिमिलर दवाओं के बाजार में प्रवेश में देरी, दवाओं की कीमतें ऊंची रहना तथा किफ़ायती उपचारों तक पहुंच सीमित होना। उदाहरण, जैसे नोवार्टिस कैंसर की दवा ग्लीवेक इमैटिनिब मेसिलेट। नोवार्टिस कैंसर की दवा है ग्लीवेक इमैटिनिब मेसिलेट। पेटेंट गुणवत्ता बनाम मात्रा। निम्न गुणवत्ता वाले पेटेंटों की अधिक संख्या, जिसे पेटेंट विरोधाभास के रूप में जाना जाता है, ऐसी स्थिति पैदा करती है जहां छोटे या तुच्छ आविष्कारों को पेटेंट कर दिया जाता है, जिससे दिए गए पेटेंट की गुणवत्ता कम हो जाती है। प्रभाव की बात करें तो वास्तविक तकनीकी प्रगति में देरी। पेटेंट प्रदान करने में अकुशलता। तीसरा क्या है? पेटेंट प्रदान करने में अकुशलता। कुशल जनशक्ति की कमी और आवेदकों के लंबित रहने के कारण पेटेंट जांच और प्रदान करने में देरी होती है। चौथा है बौद्धिक संपदा प्रवर्तन मुद्दे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि USTR, संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि USTR ने भारत को 2025 के लिए अपनी प्राथमिकता निगरानी सूची में डाल दिया है तथा बौद्धिक संपदा के संरक्षण और प्रवर्तन के मामले में भारत को सबसे चुनौतीपूर्ण प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बताया है। पांचवा है पेटेंट दाखिल करने में असमानताएं। भारत में पेटेंट आवेदन दाखिल करने वाली महिला आविष्कारों की हिस्सेदारी 2019-21 के बीच काफ़ी कम, लगभग 10.2% बनी हुई है। तो भारत में पेटेंट आवेदन दाखिल करने वाली महिलाओं की बात करें तो उनकी हिस्सेदारी 2019 से 21 के बीच काफ़ी कम यानी 10.2% बनी हुई है। प्रभाव, इससे विविध नवाचार सीमित हो जाते हैं तथा अधिक समावेशी नवाचार नीतियों की आवश्यकता का संकेत मिलता है। उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए जटिलता। मौजूदा पेटेंट कानून AI से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने में अपर्याप्त है, विशेष रूप से आविष्कारकत्व, लेखकत्व और स्वामित्व का निर्धारण करने में। मुद्दा, पेटेंट अधिनियम 1970 और कॉपीराइट अधिनियम 1957 AI निर्मित आविष्कारों को पर्याप्त रूप में संबोधित नहीं करते हैं। राष्ट्रीय IPR नीति के तहत सरकारी गतिविधियाँ। IP कार्यालयों का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण। IP कार्यालयों के कामकाज और प्रदर्शन में सुधार के साथ साथ वर्कफ्लो प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना। फाइलिंग शुल्क में कमी। स्टार्टअप, MSMEs और शैक्षणिक संस्थानों के लिए पेटेंट आवेदन को प्रोत्साहित करना। आगे है त्वरित परीक्षा। स्टार्टअप, छोटी संस्थाओं, महिला आविष्कारकों जैसे आवेदकों की कुछ श्रेणियों के लिए पेटेंट के शीघ्र अनुदान के लिए। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IP पुरस्कार हर साल अपने IP निर्माण और व्यवसायीकरण के लिए शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वाले को मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए प्रदान किया जाता है। पेटेंट सुविधा कार्यक्रम। पेटेंट योग्य आविष्कारों की खोज करने और पेटेंट दाखिल करने और प्राप्त करने में पूर्ण वित्तीय, तकनीकी और कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए इसे नया रूप दिया गया है। आगे की राह। भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार की चुनौतियों का समाधान। एवरग्रीनिंग को रोकें। भारतीय पेटेंट अधिनियम की धारा 3D को सुदृढ़ करना, जो उन छोटे मोटे संसाधनों को पेटेंट को रोकता है जो चिकित्सीय प्रभावकारिता में पर्याप्त सुधार नहीं करते हैं। उदाहरण, नोवार्टिस 2013 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वृद्धिशील परिवर्तनों के आधार पर पेटेंट के विस्तार को रोकने के लिए धारा 3D को बरकरार रखा। पेटेंट गुणवत्ता पर ध्यान देना। वास्तविक नवाचार सुनिश्चित करना। पेटेंट दाखिल करते समय मात्रा से गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना। स्वीकृत पेटेंट की व्यापक समीक्षा से कम गुणवत्ता वाले पेटेंट को खत्म करने में मदद मिल सकती है जो कड़े मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। उदाहरण,
चीन के दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए भारत एक ऐसी प्रणाली बना सकता है जो वास्तविक नवाचारों, विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पेटेंट की जांच करे। आईपी प्रवर्तन को बढ़ावा देना। आईपी प्रवर्तन को बढ़ावा देना। बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड आईपीएबी की पुनः स्थापना करना ताकि विवादों का त्वरित और अधिक कुशल समाधान हो सके। अगला है उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुरूप पेटेंट कानूनों को अनुकूलित करना। भारत की पेटेंट प्रणाली को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई द्वारा उत्पन्न नवाचारों को संभालने के लिए विकसित किया जाना चाहिए। वैश्विक आईपीआर मंचों में भागीदारी। भारत को विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन पीपो जैसे वैश्विक मंचों पर सक्रिय रूप से चर्चा में भाग लेना चाहिए ताकि अधिक न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आईपी प्रथाओं और भारतीय नवप्रवर्तकों के लिए मुकदमेबाजी जोखिम को कम करने की वकालत भी की जा सके। भारत की पेटेंट व्यवस्था नवाचार को प्रोत्साहित करने, निवेश को आकर्षित करने और तकनीकी प्रगति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि पेटेंट एवरग्रीनिंग, पेटेंट जांच में अक्षमता, प्रवर्तन संबंधी मुद्दे और पेटेंट दाखिल करने में असमानता जैसी चुनौतियों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। पेटेंट कानूनों का सुदृढ़ीकरण, जांच दक्षता और सुधार करना, प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करना और उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुकूल होना भारत के बौद्धिक संपदा परिदृश्य में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। डिजिटल अधिकार और बायोटेक का अंतर्संबंध। डिजिटल अधिकार मुख्य रूप से डेटा उपयोग, कॉपीराइट और डिजिटल कंटेंट मैनेजमेंट यानी डीआरएम से जुड़े हैं, जो बायोटेक में एआई, ब्लॉकचेन और डिजिटल हेल्थ के साथ जुड़ते हैं। डिजिटलीकरण के युग में बायोटेक डेटा जैसे जेनेटिक डेटा नया तेल बन गया है और इसके अधिकार आईपीआर से जुड़े हैं। डेटा सुरक्षा और एआई में आईपीआर। बायोटेक कंपनियां एआई का उपयोग दवा खोज या डायग्नोस्टिक के लिए करती हैं, जहां डेटा ट्रेड सीक्रेट्स या पेटेंट के रूप में सुरक्षित होता है। एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए डेटा उपयोग अधिकार आवश्यक है, लेकिन ये डेटा प्रोटेक्शन कानूनों जैसे जीडीपीआर से टकरा सकते हैं। उदाहरण के लिए डिजिटल हेल्थ में बायोटेक डेटा को ट्रेड सीक्रेट से सुरक्षित रखना पेटेंट से सबसे महत्वपूर्ण हो रहा है। तो डिजिटल हेल्थ में बायोटेक डेटा को ट्रेड सीक्रेट से सुरक्षित रखना पेटेंट से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है। एआई एल्गोरिदम पेटेंट योग्य हो सकते हैं, लेकिन इनमें चुनौतियां जैसे आविष्कारक कौन है, मानव या एआई शामिल हैं। ब्लॉकचेन और आईपीआर। ब्लॉकचेन और आईपीआर। ब्लॉकचेन का उपयोग सप्लाई चेन ट्रैकिंग या पेटेंट प्रमाणीकरण के लिए होता है, जो ट्रेडमार्क और पेटेंट को मजबूत बनाता है। ओपन सोर्स बायोटेक में ब्लॉकचेन आईपीआर को साझा करने में मदद करता है, लेकिन कॉपीराइट मुद्दे उठते हैं। डिजिटल कंटेंट और कॉपीराइट। डिजिटल कंटेंट और कॉपीराइट देखते हैं। बायोटेक में डिजिटल टूल्स जैसे सॉफ्टवेयर या वर्चुअल मॉडल्स कॉपीराइट से सुरक्षित होते हैं। उदाहरण के लिए मेडिकल डिवाइसेस के सॉफ्टवेयर हिस्से कॉपीराइट योग्य हैं। तो मेडिकल डिवाइसेस के जो सॉफ्टवेयर हिस्से हैं वो कॉपीराइट योग्य हैं। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में पेटेंट और कॉपीराइट का संतुलन आवश्यक है, खासकर जब एआई या बायोटेक इनोवेशन शामिल हों। चुनौतियां और अवसर। चुनौतियां क्या हैं? तो तेज़ी से बदलते तकनीकें जैसे एआई और जीन एडिटिंग से पेटेंट सिस्टम पिछड़ सकता है। नैतिक मुद्दे जैसे जीन पेटेंटिंग से स्वास्थ्य असमानता बढ़ सकती है। डिजिटल अधिकारों में डेटा प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी जोखिम है। अवसर की बात करें तो आईपीआर स्टार्टअप्स को निवेश आकर्षित करने में मदद करते हैं। डिजिटल टूल से आईपीआर को मजबूत बनाया जा सकता है, जैसे ब्लॉकचेन से ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना। कानूनी अनुकूलन जैसे यूनिटरी पेटेंट सिस्टम से यूरोप में बायोटेक आईपीआर आसान हो रहा है। अब कुछ इसके क्वेश्चन है, देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला है बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है? बौद्धिक सृजन को प्रोत्साहन देना और संरक्षण प्रदान करना। तो आईपीआर का मुख्य उद्देश्य बौद्धिक सृजन को प्रोत्साहन देना और संरक्षण प्रदान करना। अगला है भारत में पेटेंट संबंधित
मुख्य कानून कौन सा है? तो पेटेंट एक्ट 1970। ट्रेडमार्क क्या संरक्षित करता है? तो ये ब्रांड नेम और लोगो प्रतीक। कॉपीराइट का संरक्षण कितने वर्षों तक रहता है? सामान्यतः रचनाकार की मृत्यु के बाद। तो रचनाकार की मृत्यु के बाद तो सबसे पहले तो जितने वर्ष तक जिएगा तब तक, उसके बाद 60 वर्ष अधिक। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारत की राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति नेशनल IPR पॉलिसी कब जारी की गई? 2016 में। भारत की राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति नेशनल IPR पॉलिसी 2016 में जारी की गई। भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन का उदाहरण क्या है? तो दार्जिलिंग चाय जो है ये, इसको GI टैग प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्स समझौता किससे संबंधित है? ट्रिप्स समझौता जो है व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है। अगला है, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम GPDP एक्ट भारत में कब पारित हुआ? तो ये भारत में 2023 में पारित हुआ। डिजिटल अधिकारों में राइट टू बी फॉरगेटन का अर्थ क्या है? डिजिटल अधिकारों में राइट टू बी फॉरगेटन का अर्थ क्या है? कि डेटा मिटान का अधिकार, डेटा मिटान का अधिकार। डिजिटल युग में गोपनीयता का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जनवरी को। डिजिटल युग में गोपनीयता का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय दिवस 28 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में डेटा पायरेसी से संबंधित प्रमुख कानून कौन सा है? तो डेटा पायरेसी से संबंधित DPDP एक्ट 2023। सूचित सहमति इन्फॉर्म्ड कंसेंट किससे संबंधित है? सूचित सहमति इन्फॉर्म्ड कंसेंट किससे संबंधित है? तो डिजिटल डेटा संरक्षण से। WIPO द्वारा बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो WIPO द्वारा बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डिजिटल युग में गोपनीयता का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को, जबकि WIPO द्वारा बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को। तो दोस्तों, ये साइंस एंड टेक का लास्ट चैप्टर था जो कि ख़त्म हुआ। तो अब आपका पूरा साइंस एंड टेक कंप्लीट हो चुका है, जिसको आप जाके प्लेलिस्ट से जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा इकोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट भी कंप्लीट हो चुका है, उसका भी प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अब हम लोग हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, ये जो बचा है GS में, ये कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हिंदी, UP स्पेशल और कंप्यूटर की बारी आएगी। तो दोस्तों, चैनल पर बने रहें। बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए, वहाँ पे आप कुछ करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।